हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में आपकी जो गद्य गरिमा है उसका अंतिम पाठ है गेहूं बनाम गुलाब, जिसे रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। इस पाठ के आज हम महत्वपूर्ण जो पेपर में आते हैं प्रश्न पूछे जाते हैं, तो गद्यांश और गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। ये जो पाठ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आपके गद्यांश और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस पाठ के सभी संभावित आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं उनका अर्थ, उनकी व्याख्या और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर आप उसे कर सकें। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पाठ का नाम है गेहूं बनाम गुलाब और इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो पहला जो इसका इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है उसके अर्थ को पहले हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है। और आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो पंक्तियां हैं वो रेखांकित है। रेखांकित के लिए एक प्रश्न होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उसकी व्याख्या का प्रश्न 2 नंबर का आता है। कुल मिलाकर इस गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा तो 5 प्रश्न आपके 10 नंबर के हो जाएंगे। और इस पाठ का ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पैराग्राफ है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है। तो जैसा कि पाठ का नाम है गेहूं बनाम गुलाब, तो यहाँ पर उन्होंने जो गेहूं है वो हमारे भूख का प्रतीक है। गेहूं हमारे से हमारा पेट भरता है और गुलाब को हम सूंघते हैं तो गुलाब से हमारा जो मन है वो प्रसन्न होता है। एक से मानसिक तृप्ति होती है, मन की भूख मिटती है, और एक से शरीर की पेट की भूख मिटती है। तो वो हमारे शरीर की आवश्यकता गेहूं है और मन की आवश्यकता गुलाब है। इन दोनों को तुलनात्मक अध्ययन इस पाठ में किया गया है। तो उसी के लिए यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है। हमारे मनुष्य शरीर में अगर देखा जाए तो पेट का जो स्थान है, पेट जिस जगह पर है, पेट का स्थान नीचे माना गया है। हृदय का ऊपर, पेट से ऊपर फिर हृदय आता है और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। और जो मस्तिष्क है, हमारा जो मन है, जो हमारी बुद्धि है, वो सबसे ऊपर आता है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि मानव शरीर में जो पेट का स्थान है वो सबसे नीचे दिया गया है। उसके ऊपर हृदय का स्थान आता है जिसमें भावनाएं होती हैं, और उसके ऊपर मस्तिष्क का स्थान है जो सबसे ऊंचे होता है, जिसमें हमारी बुद्धि होती है, हमारे मानसिक विचार होते हैं। विचारों का जो भंडार होता है वो सबसे ऊपर होता है। तो इस तरीके से पेट जो है वो निम्न स्थान उसने प्राप्त किया है और जो मस्तिष्क है उसने श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। पशुओं की तरह उसका पेट मानस और समांतर रेखा में नहीं है। अगर हम पशुओं को देखें तो 4 पैरों वाले जो पशु होते हैं, जब 4 पैरों पे चलते हैं तो उनका पेट और उनका जो मानस माने जो उनका मन है, उनका जो मस्तिष्क है, वो समांतर रेखा में, समांतर रेखा माने इस तरीके से नीचे अगर पेट है तो ऊपर उनका मस्तिष्क है। तो इस तरह से समांतर रेखा में पशुओं का पेट और उनका मस्तिष्क होता है। लेकिन पशुओं की तरह मनुष्यों का पेट और उनका मन समांतर रेखा में नहीं होता है। जिस दिन वो सीधे तनकर खड़ा हुआ, जिस दिन मनुष्य सीधे तनकर खड़ा हो गया, 2 पैरों से वो चलने लगा, उस दिन मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की। उस दिन उसके मस्तिष्क ने उसके पेट के ऊपर जीत दर्ज की। अर्थात मस्तिष्क जो है उसका स्थान श्रेष्ठ हो गया, सबसे ऊंचा हो गया, और पेट का स्थान सबसे नीचा हो गया। तो इस तरीके से पेट पर मनुष्य के मानस ने उसके पेट के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। यानी जो मनुष्य की जो मानसिक स्थिति है, जो उसके विचार है, जो वो बुद्धि है, वो उसकी जो शारीरिक पेट की भूख है उससे भी ऊंचा स्थान उसको प्राप्त हो गया। तो आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब इस पैराग्राफ पर आधारित हम प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। अब इस पद्यांश पर आधारित देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न आता है इस गद्यांश पर आधारित, वो है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। इस ये प्रश्न निर्धारित रहता है, निश्चित रहता है। हर गद्यांश से ये प्रश्न पूछा जाता है।
तो गद्यांश के पाठ का नाम है गेहूं बनाम गुलाब और लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। अथवा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये प्रश्न दोनों में से किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। तो अगर संदर्भ भी पूछा जाए तो वहाँ भी आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम ही लिखना है। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखा भी आपको जो पैराग्राफ पढ़ाया गया है, जो गद्यांश की व्याख्या बताई गई है, वहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपको साथ में पढ़ाई गई है। तो आप उसी तरीके से इसकी व्याख्या का उत्तर लिख सकते हैं। फिर मानव शरीर के 3 मुख्य अंग कौन कौन से हैं, ये प्रश्न। अब तीसरा, चौथा और पांचवा जो प्रश्न है वो गद्यांश को देखकर वहाँ से उसका उत्तर देना है। तो आप पहले ये देखिएगा कि जो प्रश्न है वो गद्यांश की किस पंक्ति से पूछा गया है। तो जिस पंक्ति से प्रश्न पूछा गया है उत्तर भी उसी पंक्ति में आपको मिल जाएगा। तो मानव शरीर के 3 मुख्य अंग इसमें बताए गए हैं, एक पेट, एक हृदय और तीसरा मस्तिष्क। तो पेट, हृदय और मस्तिष्क मानव शरीर के 3 मुख्य अंग हैं। अगला हमारा प्रश्न है मानव शरीर और पशुओं में किस दृष्टि से अंतर बताया गया है। तो मानव शरीर में जो पेट का स्थान सबसे नीचे होता है, हृदय का उसके ऊपर होता है, मस्तिष्क का सबसे ऊपर होता है। इसके विपरीत पशुओं में उनका जो पेट है और मस्तिष्क जो होता है वो समांतर रेखा में मिलता है। अगला है लेखक ने मानव की भूख का आशय क्या बताया है। तो लेखक ने मानव के भूख का जो आशय है, माने जो स्थान है, वो पेट बताया है। और यहाँ पर लेखक का कहना है कि पेट जो है, पेट निचले स्थान पर उसको दिया गया है स्थान, और जो मस्तिष्क है उसको श्रेष्ठ बताया गया है, अर्थात मस्तिष्क ने मानव की भूख पर विजय प्राप्त कर ली है। अब आगे दूसरा हम पैराग्राफ देखते हैं। गेहूं की आवश्यकता उसे है किंतु उसकी चेष्टा रही है गेहूं पर विजय प्राप्त करने की। तो यहाँ पर ये बताया गया है आगे कि गेहूं की जो आवश्यकता है वो किसको है, मनुष्य को गेहूं की आवश्यकता है, लेकिन उसकी चेष्टा क्या रही है, उसकी चेष्टा रही है कि उस पर गेहूं पर वो विजय प्राप्त करे। तो यहाँ लेखक कहता है कि मनुष्य को, हर मनुष्य को गेहूं की आवश्यकता है, अर्थात उसे अपने भूख मिटाने की आवश्यकता है। किंतु मनुष्य की शुरू से ही चेष्टा रही है, शुरू से ही उसका प्रयास रहा है, आदिकाल से प्रयास रहा है कि गेहूं पर विजय प्राप्त करने की, कि वो गेहूं के ऊपर, अर्थात गेहूं का मतलब है भूख, वो अपने भूख के ऊपर विजय को प्राप्त करे। भूख जो है वो मस्तिष्क से कभी जीतने ना पाए, यानी भूख जो है मस्तिष्क के ऊपर ना आने पाए। उसकी जो कामना रही है शुरू से, आदिकाल से मनुष्य की, कि वो अपने भूख पर किसी भी प्रकार से विजय को प्राप्त कर ले, उसको जीत ले, भूख को जीत ले, पेट की आवश्यकताओं को जीत ले। प्राचीन काल के उपवास, व्रत, तपस्या आदि उसी चेष्टा के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं। प्राचीन काल से हमारे जो उपाय अपनाए हैं, हमारे आदि पुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने जो उपवास बनाए हैं, व्रत बनाए हैं और जो तपस्या तरह तरह की उन्होंने बताई है, उसकी चेष्टा केवल इतनी मात्र है कि वो भूख के ऊपर मनुष्य विजय को प्राप्त कर ले। क्योंकि उपवास में भी हम अन्न नहीं खाते हैं, भूखे रहते हैं। व्रत और उपवास में हम भूखे रहते हैं, व्रत करते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, और तरह तरह की तपस्या में भी हम अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं, अपनी भूख को नियंत्रण में लाते हैं। तो उपवास, व्रत, तपस्या उसी चेष्टा के, किस चेष्टा के, गेहूं पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं। तो अब इस पर आधारित हम प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का नाम है गेहूं बनाम गुलाब और लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। अथवा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप इसका उत्तर उसी तरीके से दे सकते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको अभी पैराग्राफ पढ़ाते समय रेखांकित अंश की व्याख्या भी बताई गई है, उसी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। लेखक ने मानव के लिए क्या आवश्यक बताया है। तो लेखक ने मानव के लिए गेहूं को आवश्यक बताया है। लेखक मनुष्य को गेहूं की आवश्यकता
क्यों पड़ती है? लेखक के अनुसार मनुष्य को गेहूं की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो लेखक के अनुसार मनुष्य को गेहूं की आवश्यकता अपनी भूख मिटाने के लिए पड़ती है। अगला हमारा अंतिम प्रश्न है, प्राचीन काल से ही मनुष्य व्रत, उपवास और तपस्या करता रहा है, इससे क्या सिद्ध होता है? तो प्राचीन काल से ही मनुष्य व्रत, उपवास और तपस्या करता रहा है, इससे वो अपनी भूख के ऊपर विजय प्राप्त करने की चेष्टा हमेशा से करता रहा है। तो बच्चों, ये 2 महत्वपूर्ण आपके गद्यांश इस पाठ के थे। पाठ आपका छोटा है, तो 2 ही महत्वपूर्ण गद्यांश थे जो इस वीडियो में आपको पढ़ाए गए हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो बच्चों अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।